हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के सोलेनेसियस क्रॉप कल्टीवेटर मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन में जो एक सब्जेक्ट चल रहा है सोलेनेसियस क्रॉप कल्टीवेटर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में। हमने इसके लिए कुछ 12 प्रश्न लिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, सिंचाई के लिए जल स्रोत कौन कौन से हैं? जो सोलेनेसियस सब्जियां हैं, मतलब कि जो सब्जियों की खेती हम लोग पढ़ते हैं, उन सब्जियों के लिए या फिर किसी भी प्रकार की फसल के लिए सिंचाई के लिए कौन कौन से जल स्रोत होते हैं, पानी कहाँ कहाँ से लेके हम आएंगे और उनकी सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई के केवल दो स्रोत ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सिंचाई के स्रोत होते हैं, एक होता है सतही स्रोत और दूसरा होता है भूमिगत स्रोत। सतही स्रोत मतलब होता है जैसे कि ये सतह है, भूमि है और उसके ऊपर हम चलते फिरते हैं, रहते हैं, तो यहाँ पास जो पानी हमको देखने को मिलेगा वो ये सतह है। सतह में अगर पानी है तो वो सतही स्रोत कहलाएगा। और सतह में पानी भरा होना जैसे कि नदी में, तालाब में, तालाब में, बांध में, यहाँ अगर पानी भरा हुआ है तो वो कहलाएगा सतही स्रोत। और उसके बाद हम देखते हैं भूमिगत स्रोत जो होते हैं, जैसे कि भूमि के अंदर से जो पानी निकाला जाता है, जैसे कि कुआं है, बोरवेल, कुआं, बोरवेल, या फिर बावड़ी। बावड़ी मतलब कि जो ऐसे सकरे कुएं होते हैं जहां पास जैसे बड़े बड़े चौड़े रहेंगे तो वो कुएं हैं, अगर वो सकरे हैं तो फिर वो बावड़ी कहलाएंगे। और सतही स्रोत में नदी, तालाब, बांध और एक झील भी हो सकता है। झील मतलब कि वर्षा का पानी जब इकट्ठा कहीं एक जगह पर एकत्रित हो जाता है तो उसे झील कहते हैं। नदी में भरा हुआ है पानी तो भी सतह स्रोत, तालाब में भरा हुआ है तो भी सतह स्रोत, बांध में अगर हमने रोका हुआ नदी को रोका है तो बांध, और कहीं पे रिस के पानी इकट्ठा हो गया है तो फिर वो झील। और दूसरा है भूमिगत स्रोत, जैसे कि कुआं, बोरवेल, बावड़ी, ये सब क्या है फिर भूमिगत स्रोत। बोरवेल को नलकूप, देखिए कहीं पे हम जब एक बोर करवा लेते हैं और ऊपर हैंडपंप बना देते हैं, नलकूप बना देते हैं, तो भी क्या कहलाएगा? भूमिगत स्रोत। सिंचाई के दो स्रोत है, सतही स्रोत और भूमिगत स्रोत। सतही स्रोत के नाम है नदी, तालाब, बांध, झील, और भूमिगत स्रोत के उदाहरण है कुआं, बोरवेल, बावड़ी और नलकूप। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमने लिए हैं, ये रहा दूसरा प्रश्न, सिंचाई जल की गुणवत्ता। सिंचाई के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, सिंचाई के लिए हम जहां पे भी पानी, जैसे किसी खेत में पानी का सिंचाई करना चाहते हैं तो वो पानी कैसा होना चाहिए, सिंचाई का जो पानी है उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। ये लिखा है, सिंचाई जल की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। प्रश्न कभी कभार ये भी पूछ लेता है, सिंचाई का पानी कैसा होना चाहिए, या फिर सिंचाई के जल की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। तो सिंचाई जल का जो pH मान होता है वो 6.5 से लेके 8.5 pH तक होना चाहिए। pH मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, पानी में घुलनशील हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, वो उसका pH कहलाता है। तो सिंचाई जल का पानी का जो pH होता है वो हमेशा कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 के आसपास। उसके बाद उसका जो EC होता है, विद्युत चालकता, वो होती है 1500 माइक्रोहॉस सेंटीमीटर से कम। देखिए सिंचाई जल का जो pH होता है वो, उसका जो सिंचाई जल का जो pH मान होता है वो 6.5 से 8.5 pH से कम होना चाहिए, और EC उसकी 1500 माइक्रोहॉस प्रति सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। उसमें सोडियम अवशोषण अनुपात जो होता है, तीसरा है सोडियम अवशोषण अनुपात। पानी का सोडियम अवशोषण अनुपात जो होता है वो भी 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम। और एक लास्ट बिंदु बचता है, सिंचाई जल का जो बोरान होता है वो भी उसमें कम होना चाहिए। ये हम 4 बिंदुओं का ध्यान। अब इसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, देखिए
पानी का जो सिंचाई का जो पीएच होता है वो 6.5 से 8.5 से कम होना चाहिए। सिंचाई जल का पीएच 6.5 से मतलब 6.5 से 8.5 से कम होना चाहिए। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता 1500 माइक्रोहर्ट्ज प्रति सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। सोडियम अवशोषण अनुपात 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। मतलब उसमें सोडियम, उस पानी में सोडियम कम होना चाहिए। अगर उसमें सोडियम अवशोषण अनुपात ज़्यादा है तो फिर उसका पीएच मान बढ़ते जाएगा, इसलिए उसका सोडियम अवशोषण अनुपात भी 10 से कम होना चाहिए और पानी में बोरान की मात्रा भी कम होनी चाहिए। इस तरह से ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न हमने लिए हैं सिंचाई की प्रणालियां या फिर सिंचाई की विधियां। सिंचाई की कौन कौन सी प्रणाली होती है या सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती है। तो सिंचाई की तो 4 विधियां हैं। फिलहाल तो हम 4 नाम बस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सी सिंचाई की विधि ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। सिंचाई की 4 विधि होती है। एक होती है सतह सिंचाई, एक होती है उपसतह सिंचाई, एक होती है छिड़काव विधि या फिर स्प्रिंकलर, और एक होती है चौथी ड्रिप सिंचाई। चलिए चारों को एक बार समझ लेते हैं। सतह सिंचाई मतलब होता है, अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, जहां पे हमारा मकान बना हुआ है, वो बना हुआ है सतह में। तो ये सतह है। भूमि के ऊपर सतह में पानी देना सतह सिंचाई, और इसमें जो पानी भरा रहता है सतह में वो सतह जल स्रोत भी कहलाता है। अभी हमने डिस्कस किए थे। सतह में पानी देना सतह सिंचाई। खेतों के सतह में पानी देने के तरीके बाढ़ सिंचाई के द्वारा देंगे, बेसिन के द्वारा देंगे, बेसिन भी एक विधि है, मैं डिस्कस कर दूंगा। फिर उसके बाद है रिंग बेसिन, फिर है फरो या फिर फैरो भी बोलते हैं इसको, फैरो विधि। देखिए सतह में हम अगर कहीं पे हमने पानी को खुला छोड़ दिया, जैसे पानी आ रहा है और इकट्ठा छोड़ दिया, तो वो फिर बाढ़ सिंचाई। स्वतंत्र रूप से पानी को अपनी मर्जी से बहने देना, वो बाढ़ सिंचाई कहलाती है। और बेसिन मतलब होता है बेसिन या फिर चेक बेसिन भी बोलते हैं इसको, चेक बेसिन। जैसे कि हम लोग बातों बातों में बोल देते हैं कि हमारा जो शर्ट है वो चेक वाला शर्ट है। कपड़े में जब छोटे छोटे डब्बे बने रहते हैं ना, चौकोर डब्बे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिन या फिर चेक बेसिन, चेक। तो हमारा जो खेत है उसको, भूमि को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके और उसमें छोटे छोटे खंडों में पानी देना चेक बेसिन या फिर बेसिन सिंचाई कहलाएगी। और रिंग मतलब होता है जैसे कहीं पे एक पेड़ लगा हुआ है, ये एक पेड़ है, इस पेड़ के आसपास एक गोल मिट्टी का ऐसे गोल गोल ऊंची बाउंड्री जैसे बना देना, वो कहलाएगा रिंग सिंचाई। और फरो मतलब होता है नाली नाली बनाकर उसमें फिर पानी को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना, वो कहलाएगा फैरो या फिर फरो सिंचाई। फिर इसके बाद उपसतह सिंचाई मतलब होता है, देखिए सतह सिंचाई तो आप समझ गए, ये सतह के ऊपर पानी देना सतह सिंचाई कहलाता है। और सतह के नीचे जैसे एक पौधा लगा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए ये पौधा लगा हुआ है, ये इसकी जड़ें हैं, तो उसकी जड़ों के पास डायरेक्ट पानी देना। एक नीचे पाइप बिछा देंगे और वो पाइप जो रहेगा वो छिद्र युक्त पाइप रहेगा। भूमि के अंदर एक हमने पाइप बिछाया हुआ है और वो पाइप कैसा है, छिद्र युक्त है, मतलब उससे थोड़ा थोड़ा पानी टपक के नीचे और उसकी जड़ों के पास पानी मिल रहा है। हम लोग इसके ऊपर चल रहे फिर रहे हैं सतह में, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि नीचे पानी है, लेकिन पौधे की जड़ के पास पानी है, तो वो कौन सा सिंचाई है, उपसतह सिंचाई। एक और एग्जाम्पल हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, अगर कोई पेड़ अकेला लगा हुआ है और उस पेड़ के पास हमने एक मटका गाड़ दिया है, ये एक मटका गाड़ दिया है, उस मटके में हमने पानी भर दिया है और उस मटके में छोटा सा छिद्र कर दिया है, तो मटका को हम ऊपर से भरते जाते हैं और उसका जो मटके का पानी है वो छिद्र से धीरे धीरे उस पेड़ की जड़ों को मिलता रहता है, तो वो कहलाता है फिर उपसतह सिंचाई। मैंने बोला ना कि है तो 4 पढ़ने के लिए, लेकिन सतह सिंचाई हम लोग ने ज़्यादातर देखा है और यूज़ भी करते हैं। उपसतह सिंचाई ये बड़े बड़े वृक्षों के लिए है या फिर बहुवर्षीय पौधों के लिए जो कई सालों तक लगे रहते हैं, तो उनकी जड़ के पास से एक पाइप गड़ा दो छिद्रयुक्त और उसमें पानी को प्रवाह करते रहो, तो वो उपसतह सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई को हम लोग ओवरहेड सिंचाई भी कहते हैं, ओवरहेड सिंचाई। ओवरहेड देखिए, हेड मतलब होता है ये, हेड मतलब कि ये ऊपर वाला हिस्सा, सर, हेड।
और सर के ऊपर सिंचाई करना, जैसे फसल लगी हुई है और फसल के ऊपर पानी को छिड़कना, ओवरहेड सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, और इसी का एक और नाम क्या है फिर, छिड़काव। पौधों को वर्षा की बूंद के रूप में पानी देना स्प्रिंकलर सिंचाई कहलाता है। दोबारा बोल रहे हैं हम, पौधों को वर्षा की बूंद के रूप में सिंचाई देना स्प्रिंकलर या फिर छिड़काव सिंचाई कहते हैं, या फिर ओवरहेड सिंचाई कहते हैं। ये बात बहुत अच्छी थी, ये आपको इसलिए बताना जरूरी था कि स्प्रिंकलर सिंचाई जो होती है इसमें 30 से 35% पानी की बचत होती है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी की कितनी बचत होती है, तो 30 से 35% पानी की बचत होती है। जहां पे आपको 100 लीटर पानी लगने वाला था, वहां पे आपको अब केवल 70 लीटर पानी ही लगेगा। ये बात ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है। फिर चौथा आता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई का एक और अन्य नाम है ट्रिकल सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को और एक और नाम से जानते हैं, वो है ट्रिकल सिंचाई। कहीं पे पौधों के पास, जड़ के पास अगर बूंद बूंद के रूप में पानी दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिकल सिंचाई। जैसे कि एक पौधों को दूर दूर लगाया गया है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, पपीते की खेती हो रही है और पपीते से पपीते की दूरी काफ़ी दूर दूर है, तो हम पूरे खेत को गीला करेंगे। बाढ़ सिंचाई है तो बाढ़ सिंचाई से पूरा खेत गीला करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार उग जाएंगे, खरपतवार भी उगेंगे और वहाँ पे चलने फिरने में समस्या होगी, रोग और कीट इकट्ठे आएंगे। तो इसलिए हम उसको ड्रिप सिंचाई से उसको पानी देंगे, और ड्रिप सिंचाई में 40 से 60% पानी की बचत होती है। ये समझने वाली बात थी। चौथा हमने जो देखे हैं, ड्रिप सिंचाई या फिर ट्रिकल सिंचाई होती है पौधों के जड़ के समीप बूंद बूंद के रूप में पानी देना, ड्रिप या फिर ट्रिकल सिंचाई कहलाता है, और इसमें 40 से 60% पानी की बचत होती है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये तीसरा प्रश्न हो गया। सिंचाई की प्रणाली या फिर विधियां। सिंचाई की 4 विधि होती है, ये लिख दी हैं, सतह सिंचाई, उपसतह सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई। इनमें समझने वाली बात ये थी कि स्प्रिंकलर में 30 से 35% पानी की बचत होती है और ड्रिप सिंचाई में 40 से 60% पानी की बचत होती है। अब इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, देखिए ड्रिप सिंचाई और ये स्प्रिंकलर सिंचाई, इनके कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसको अपन अभी डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिए हमने, बाढ़ सिंचाई के लाभ और हानि। अभी आपको समझ में आ गया है, खेतों में स्वतंत्र रूप से पानी को छोड़ देना बाढ़ सिंचाई कहलाता है। तो इसके लाभ हैं, लाभ ये है कि अगर समतल भूमि है और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो बाढ़ सिंचाई फिर अच्छा है। इसमें हम लोग को लागत भी कम लगेगी, श्रम भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी, और पूरे खेत में एक समान पानी मिल जाएगा और फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने से उनका उत्पादन भी अच्छा होता है। तो ये बाढ़ सिंचाई के लाभ हो गए। हानि क्या है फिर, हानि ये है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है और खेत ज़्यादातर गीले रहने के कारण उसमें कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ता है, खरपतवार ज़्यादा उगते हैं, और कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा पानी देने के कारण भूमि के जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। तो बाढ़ सिंचाई की कुछ ये हानि है। तो ये हो गया बाढ़ सिंचाई के लाभ और हानि। लाभ मैंने बता दिया हूँ, पानी की व्यवस्था ज़्यादा है तो बाढ़ सिंचाई अच्छी है क्योंकि उसमें समय, श्रम इनकी बचत हो जाती है और उत्पादन अधिक होता है। और हानि ये है कि पानी का नुकसान ज़्यादा हो जाता है और खरपतवार की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हमने लिए हैं, ये चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न है ड्रिप सिंचाई के लाभ और हानि। देखिए ड्रिप सिंचाई का लाभ क्या है, इसमें 40 से 60% पानी की बचत होती है। पहला लाभ क्या है, ड्रिप सिंचाई में 40 से 60% पानी की बचत होती है, और ड्रिप सिंचाई में जिस पाइप के द्वारा हम पानी को पहुंचा रहे हैं उसमें उर्वरक घोल के हम पानी के साथ साथ उर्वरक भी दे सकते हैं। अगर मिट्टी में कोई दीमक या फिर कोई भी ऐसा कीट लग गया है, जैसे कि निमेटोड लग गया है, सूत्रकृमि लग गया है, तो उस पानी के साथ साथ हम कीटनाशक भी दे सकते हैं। तो ये ड्रिप सिंचाई के लाभ हो गए, पानी की बचत हो गई, कीटनाशक भी दे दिए, खरपतवार भी दे दिए, और ये ड्रिप सिंचाई के लाभ हो गए। फिर उसमें ड्रिप सिंचाई की हानि क्या है, हानि सबसे बड़ी ये है कि ड्रिप सिंचाई के लिए जो पाइप बिछाए जाते हैं उन पाइपों को कभी कभी चूहे कुतर लेते हैं। ये तो खैर ज़्यादा खतरनाक हानि नहीं है, लेकिन हानि ये है कि ड्रिप सिंचाई का जो पहले हम लोग जब पूरा पाइप वगैरह बिछवाते हैं, पूरा सिस्टम सेट करवाते हैं, तो उसमें लागत ज़्यादा आती है, खर्च ज़्यादा आता है। तो ये ड्रिप सिंचाई की हानि है। फिर इसके बाद छठवां प्रश्न है छिड़काव सिंचाई के लाभ और हानि। छिड़काव सिंचाई, ये देखिए स्प्रिंकलर सिंचाई को छिड़काव सिंचाई और ओवरहेड सिंचाई भी कहते हैं। इसका लाभ क्या है, तो इसमें 30 से 35% पानी की बचत होती है। पहली फायदा है, सॉरी हानि बोल दिया धोखे शायद। स्प्रिंकलर सिंचाई का पहला लाभ है, इसमें 30 से 35% पानी की बचत होती है,
और ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसा खेत जहाँ पे मिट्टी वायु के साथ उड़ के जा रही है, जैसे वायु तेज चली और वहाँ की मिट्टी डस्ट के रूप में वायु के साथ उड़ के चली जा रही है, तो स्प्रिंकलर सिंचाई करने से वो मिट्टी वहीं पे बैठ जाती है और वायु द्वारा मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। स्प्रिंकलर सिंचाई के द्वारा पानी की बचत भी होती है और मृदा कटाव को भी रोका जा सकता है। और ऐसे खेत जिसकी भूमि उबड़ खाबड़ है, एग्जाम्पल में एक चित्र बना के देखता हूँ यहाँ पे, जैसे कोई खेत है जिसकी भूमि ऐसे उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ होने के कारण जब हम पानी छोड़ेंगे तो वो इकट्ठा एक जगह पर भरा रहेगा और ऊंचे क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन स्प्रिंकलर सिंचाई में जब हम लोग ऐसे बूंद बूंद के रूप में पानी छिड़कते हैं तो वो उबड़ खाबड़ भूमि के लिए भी अच्छा है, रेतीली भूमि के लिए भी अच्छा है, और जहाँ पे वायु का इरोजन होता है, मृदा का कटाव होता है वायु के द्वारा, उस मृदा के कटाव को भी स्प्रिंकलर सिंचाई से रोका जा सकता है। ये स्प्रिंकलर सिंचाई के या फिर छिड़काव सिंचाई के लाभ हो गए। अब हानि क्या है इसके? तो हानि ये है कि कभी कभार तेज हवा चलती है तो हवा के साथ साथ पानी भी उड़ के चला जाता है, तो पानी की हानि हो जाती है, तो ये नुकसान है। फिर 7वां प्रश्न लिए हैं, ड्रिप सिंचाई के प्रमुख घटक क्या हैं? इसको लिख लेते हैं। ड्रिप सिंचाई को जब हम खेतों में लगवाते हैं तो इसके लिए हमको कौन कौन से घटक लगवाने पड़ेंगे? देखिए, एक पूरा खेत बनाता हूं पहले मैं। जैसे एक ये खेत है और इसमें हमने एक लाइन से ये हमने फसलें लगा दी हैं। एक तो ये इन लाइनों में फसलें लगी हुई है। तो ये खेत का चित्र बना दिए हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं। प्रश्न क्या था? ड्रिप सिंचाई के प्रमुख घटक। ड्रिप सिंचाई के लिए कौन कौन से घटक लगेंगे? ये खेत है और उसमें हमने लाइन से फसल लगाए हुए हैं, तो इस फसल को पानी देने के लिए हम खेत के पास, देखिए जैसे कहीं पे कुआं है, अब ये कुछ कम जगह बची इसलिए ऐसे, ये कुआं है, कुआं से पानी निकालने के लिए पंप चाहिए, तो एक पंप लगा देंगे यहाँ पास। पंप मतलब मोटर, तो ये पंप हो गया। पंप के द्वारा कुएं से पानी को बाहर निकाला जाएगा, तो पहला घटक क्या है? पंप, मोटर। फिर उसके बाद हम उर्वरक टैंक। अच्छा, उर्वरक टैंक, इसको टैंक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने कुएं से पानी को बाहर निकाला और एक बड़े से टैंक में, अब यहाँ पे चित्र बनाना ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, खेत के ऊपर बनाएंगे ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पास एक टैंक बना लेते हैं, ये हमने एक टैंक बनाया हुआ है जहाँ पे हम कुएं के पानी को इकट्ठा स्टोरेज कर लेंगे, और इसी टैंक में हम डायरेक्ट उर्वरक भी डाल सकते हैं, कुछ भी रासायनिक दवाई डाल सकते हैं, और इस टैंक से जो भी पाइप आएंगे, बड़े मोटे पाइप, वो कहलाएगी मेन लाइन। कुएं से पंप के द्वारा पानी निकालेंगे और टैंक में स्टोर करेंगे पानी को, और फिर पानी को मेन लाइन के द्वारा लेके आएंगे। फिर उसके बाद इससे जो पाइप जुड़े रहेंगे वो कहलाएंगे सब लाइन। ये इसको बंद कर देंगे। देखिए, ये मेन लाइन है, जो मोटा पाइप है ये मेन लाइन है, और मेन लाइन के द्वारा ही, मेन लाइन के द्वारा टैंक से पानी आएगा, और उसके बाद इसके किनारे से जो छोटी लाइन जुड़ी रहेगी वो कहलाएगी सब लाइन। ये फसल के पास पास पाइप बिछे रहेंगे, ये कहलाएगी सब लाइन। और फिर उसके बाद फसल के पास छोटे छोटे ड्रिपर लगेंगे जिससे पानी बूंद बूंद में टपकेगा। चित्र घटक अपन ने समझ लिए हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट घटक होता है पंप, जो कुएं या फिर बोरवेल से पानी निकालता है, और फिर उर्वरक टैंक में या फिर टैंक में पानी को इकट्ठा करता है, और टैंक से लेकर, डायग्राम एक बार फिर से देख लेते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए चाहिए हमें पंप, पंप से पानी निकाला जाएगा, फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा कहीं पे
एक बहुत बड़े टैंक में। अब टैंक को हम लोग उर्वरक टैंक भी कह सकते हैं या फिर टैंक बोल सकते हैं। और फिर टैंक से पानी निकल के मोटे मोटे पाइपों से जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग मेन लाइन। और मेन लाइन से फिर छोटे छोटे पाइपों में पानी विभक्त हो जाएगा पूरे खेत में, तो इन छोटे पाइपों को बोलेंगे हम लोग सब लाइन। और फिर इन सब लाइन से ड्रिपर के द्वारा या फिर एमीटर के द्वारा पानी बूंद बूंद में टपकता जाएगा और पौधों को मिलता जाएगा, तो वो कहलाएंगे फिर ड्रिपर्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है खरपतवार क्या है, खरपतवार के लक्षण या फिर उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। खरपतवार का मतलब होता है अनचाहे पौधे, अनचाहे पौधे या फिर अवांछित पौधे या फिर बिना बोए उगने वाले पौधे। देखिए 3 परिभाषा हमने लिख दी है यहाँ पे। अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं, अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं या फिर बिना बोए उगने वाले पौधे खरपतवार कहलाते हैं। और इसकी अच्छी परिभाषा है ऐसे पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं और लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। फिर है खरपतवार के लक्षण या फिर विशेषताएं। खरपतवार के कौन कौन से लक्षण होते हैं या फिर उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो सबसे खतरनाक लक्षण होता है कि उनमें ना बीज उत्पादन ज्यादा होता है। खरपतवार के पौधों में बीज उत्पादन ज्यादा होता है। एक खरपतवार का पौधा हजारों बीज उत्पादन करता है, ये पहली उसकी क्वालिटी है। फिर दूसरा, बीजों में सुसुप्तावस्था होती है। सुसुप्तावस्था मतलब डोरमेंसी। कोई बीज कहीं पे पड़ा हुआ है जिसको अगर पानी नहीं मिल रहा है वैसे निष्क्रिय पड़ा रहेगा, और जैसे ही उसको अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, आर्द्रता मिलेगा, पानी मिलेगी, वो बीज फिर से उग जाएगा। तो बीज का निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहना डोरमेंसी या फिर सुसुप्तावस्था कहलाती है। खरपतवार के बीजों में ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो कहीं भी निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। फिर तीसरा लक्षण रहता है कि खरपतवार कांटे वाले होते हैं। फिर खरपतवार जहरीले होते हैं। खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो कीटों और रोगों के प्रति सहनशील होते हैं। देखिए खरपतवार के जो पौधे उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। खरपतवार में बीज उत्पादन ज़्यादा होता है, उनके बीजों में सुसुप्तावस्था होती है। खरपतवार के पौधे कटीले होते हैं। खरपतवार के पौधे जहरीले होते हैं। खरपतवार के पौधों में कीटों और रोगों के प्रति उनमें सहनशीलता होती है, उनमें रोग और कीट नहीं लगते। वो सूखा, बाढ़, इन स्थितियों के प्रति भी सहनशील होते हैं, उनको पाला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से खरपतवार के जो पौधे होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है। फिर अगला प्रश्न है मोनोकोट, जिसको हम लोग सकरी पत्ती वाले खरपतवार, और डाइकोट जिनको हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं, उनमें अंतर देख लेते हैं। मोनोकोट और डाइकोट खरपतवार में अंतर, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में अंतर देखिए। एक कॉलम बना लेते हैं, सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती। सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती की पहचान एक चित्र के माध्यम से कर लेते हैं। ऐसी एक पत्ती का चित्र बनाता हूं मैं। एक पत्ती है और उसमें एक सिरा विन्यास है, एक मुख्य सिरा विन्यास है और उसके बगल से जो सिरा विन्यास गया है पत्ती के एक सिरे से चालू होकर दूसरे सिरे तक जाता है, तो ये एकांतर सिरा विन्यास कहलाएगा। सकरी पत्ती वाले पौधों की पहचान है कि उनमें जो पत्तियां होती है वो एकांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां होती है। ये मक्का कोई खरपतवार नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं। जैसे मक्के के पौधे में जो पत्तियां होती है ना, पत्ती के एक किनारे से एक सिरा विन्यास चालू होगा, लास्ट तक जाएगा, फिर सिरा विन्यास चालू होगा, लास्ट तक जाएगा, तो ये एकांतर सिरा विन्यास होते हैं। ये इसकी पहचान है। और चौड़ी पत्ती की पहचान है कि एक पत्ती रहेगी
उसमें एक शिराविन्यास मुख्य रहेगा, उसके बाद फिर ऐसे मुख्य शिराविन्यास से फिर दूसरे शिराविन्यास कनेक्टेड रहते हैं। तो इनके जो शिराविन्यास होते हैं पत्ती में, जो ये शिराविन्यास है, तो इनके जो शिराविन्यास होते हैं वो जालिकावत शिराविन्यास होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में जालिकावत शिराविन्यास होता है और सकरी पत्ती में एकांतर शिराविन्यास होता है। एकांतर शिराविन्यास होता है ये। दूसरा है सकरी पत्ती की जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें होती है, रेशेदार या फिर अपस्थानिक बोलते हैं इसको, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। और चौड़ी पत्ती वाले पौधे की जो जड़ें होती है वो ऐसे मूसला जड़ें होती है। फिर सकरी पत्ती में जो तना होता है वो सीधा और खोखला होता है। चौड़ी पत्ती में जो तना होता है तना जो होता है चौड़ी पत्ती का वो जालिका वो शाखित तना होता है। शाखित मतलब होता है शाखाओं वाला। सकरी पत्ती में एक तना रहेगा और चौड़ी पत्ती का जो तना रहेगा वो शाखाओं वाला, एक शाखा से दूसरी शाखा, तीसरी शाखा ऐसे जुड़ी रहती है। फिर उसके बाद इनमें जो फूल होते हैं, सकरी पत्ती का जो फूल होता है वो अस्पष्ट फूल होता है। इसका जो फूल है वो अस्पष्ट होता है। और इसमें जो फूल होता है वो दिखावटी फूल होता है। देखिए प्रश्न था हमारा मोनोकोट और डाइकोट खरपतवार में अंतर। मोनोकोट को सकरी पत्ती और डाइकोट को चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। सकरी पत्ती वाले खरपतवार की जो पत्तियां होती है वो एकांतर शिराविन्यास वाली होती है या फिर उनकी जड़ें रेशेदार होती है, उनका तना सीधा सरल और खोखला होता है, उनमें अस्पष्ट फूल होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो होते हैं उनकी शिराविन्यास जो होती है वो जालिकावत शिराविन्यास होती है, उनमें मूसला जड़ें होती है, तना इसका शाखित होता है, शाखित और ठोस तना होता है और इसका खोखला तना था। फिर चौड़ी पत्ती के जो फूल होते हैं वो दिखावटी फूल होते हैं और सकरी पत्ती के फूल अस्पष्ट फूल होते हैं। अगला प्रश्न है जीवन काल के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण कीजिए। अगर हम इनका जीवन काल देखें खरपतवार का, तो खरपतवार का जीवन काल तीन प्रकार से उसको विभाजित किया गया है। एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। लिख देते हैं जीवन काल के आधार पर खरपतवार को 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्षीय, द्विवर्षीय जिसको द्विवार्षिक भी कहते हैं, और बहुवर्षीय। बहुवर्षीय मतलब कि बहुत वर्षों तक जीवित रहने वाले खरपतवार। एक वर्षीय मतलब कि जो एक मौसम में या एक साल में अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं और उसके बाद उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो वो एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि बथुआ। द्विवर्षीय खरपतवार मतलब कि ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन काल 2 वर्षों में पूरा करते हैं उन्हें द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। जैसे कि जंगली गाजर। और बहुवर्षीय खरपतवार मतलब कि ऐसे खरपतवार जो बहुत वर्षों तक या कई वर्षों तक अपना जीवन काल पूरा करते रहते हैं उन्हें बहुवर्षीय खरपतवार कहते हैं। जैसे कि दूब घास। एक बार और समझ लेते हैं। एक वर्षीय खरपतवार मतलब कि ऐसे खरपतवार जो ऐसे खरपतवार जो एक वर्ष में अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं उन्हें एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। जैसे कि बथुआ, कनकवा और क्रैब घास। यहाँ पे हमने लिखे ना बथुआ, एक है कनकवा। कनकवा को हमारे यहाँ कौवा कैनी भी बोलते हैं। बथुआ, कनकवा या फिर क्रैब घास। एक और है क्या उदाहरण, क्रैब घास।
एक वर्षीय खरपतवार के उदाहरण है बथुआ, कनकवा और क्रैप घास। द्विवर्षीय खरपतवार जिसको हम लोग जंगली घास, जंगली गाजर या फिर जंगली गाजर घास भी कहते हैं, वो द्विवार्षिक खरपतवार है। और बहुवर्षीय खरपतवार मतलब कि ऐसे खरपतवार जो कई वर्षों तक अपना जीवन काल पूरा करते रहते हैं और वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, उन्हें बहुवर्षीय खरपतवार कहते हैं। जैसे दूब घास, मोथा, हिरनखुरी। ये एक वर्ष में अपना जीवन काल पूरा करने वाले एक वर्षीय खरपतवार, जो 2 वर्ष में अपना जीवन काल पूरा करते हैं उन्हें द्विवर्षीय खरपतवार, और जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं उन्हें बहुवर्षीय खरपतवार, जैसे कि दूब, मोथा और हिरनखुरी। फिर है अगला क्वेश्चन, खरपतवार से कौन कौन सी हानि होती है। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। खरपतवार के कारण कौन कौन सी हानियां होती है। खरपतवार के कारण सबसे बड़ी हानि ये होती है कि फसल का उत्पादन कम हो जाता है। मैं लिख भी देता हूं। खरपतवार की हानि, पहली हानि है उत्पादन कम हो जाता है, गुणवत्ता खराब हो जाती है, फसलों की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। फिर पोषक तत्वों की हानि होती है, फिर लागत अधिक लगती है। अगला, कभी कभार रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। देखिए, खरपतवार के कारण कौन कौन सी हानि होती है, तो उत्पादन कम होता है, फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, मिट्टी से पोषक तत्वों की हानि हो जाती है, लागत अधिक लगती है, रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, और फसल की जल मांग बढ़ जाती है, जल मांग बढ़ जाती है, फसल को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ने लगती है, इसीलिए खरपतवार से हानि होती है। ये खरपतवार की कुछ हानियां हैं, आप लोग लिख लेना। अगला प्रश्न है, खरपतवार नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। खरपतवार नियंत्रित करने के लिए फिर हम कौन कौन सी विधियों का सहारा ले सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए एक है भौतिक विधि, भौतिक विधि को यांत्रिक विधि भी कहते हैं। फिर है सांस्कृतिक विधि, जिसको वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। फिर है जैविक विधि, इनको समझा देते हैं थोड़ा थोड़ा। और लास्ट में है रासायनिक विधि। देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। खरपतवारों को हाथ से उखाड़ देना, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ देना, जुताई कर देना, खरपतवारों को जला देना, या फिर मिट्टी में पानी भर देना, या फिर उसकी गुड़ाई कर देना। कुल मिला के खरपतवारों को किसी यंत्र की मदद से या खुद इंसान कैसे भी करके खरपतवारों को कंट्रोल कर रहा है, तो वो भौतिक विधि कहलाएगी। ये पहले के ज़माने में, पहले जब खेती होती थी, जब उतनी व्यवस्था नहीं होती थी, तो भौतिक विधि से ही खरपतवार नियंत्रण करते हैं। और अभी भी जो छोटे किसान हैं, जिनके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती, वो हाथ से उखाड़ के खरपतवार नष्ट कर देते हैं, जुताई कर देते हैं या फिर जला देते हैं। सांस्कृतिक विधि या वैज्ञानिक विधि में क्या करते हैं, फसल चक्र अपनाना, फसल चक्र अपनाना, इंटरक्रॉपिंग करना। इंटरक्रॉपिंग मतलब कि जैसे कोई मुख्य फसल है, उसकी 2 पंक्तियों के बीच में कोई दूसरी फसल बो देना, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। इससे खरपतवार नियंत्रण काफ़ी हो जाता है। या फिर एक ही एक फसल को हर बार नहीं लगाना चाहिए, फसलों को अदल बदल कर बोते रहना चाहिए, तो वो फसल चक्र। फसल चक्र अपनाने से रोग कीट का नियंत्रण भी होता है और खरपतवार का नियंत्रण भी होता है। जैविक नियंत्रण में किसी भी जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु, विषाणु, कवक के द्वारा, इनके द्वारा रोग फैलाकर किसी खरपतवार को नष्ट किया जा रहा है, तो वो जैविक विधि कहलाएगा। किसी भी जीव के द्वारा अगर खरपतवारों को नष्ट किया जा रहा है, तो वो जैविक विधि। और सबसे अच्छी है फिर रासायनिक विधि। किसी भी रासायनिक पदार्थ के द्वारा, या फिर देखिए हम लिख देते हैं खरपतवारनाशी के द्वारा, खरपतवारनाशी के छिड़काव से, या फिर
हर्बिसाइड के छिड़काव से खरपतवारनाशी या हर्बिसाइड के छिड़काव से खरपतवारों को नष्ट कर देना रासायनिक विधि कहलाता। रासायनों की मदद से खरपतवारों को नष्ट कर रहे हैं तो वो रासायनिक विधि कहलाएगा। अब जो खरपतवारनाशी है, अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि खरपतवारनाशी कितने प्रकार के होते हैं। तो खरपतवारनाशी होते हैं 2 प्रकार के, चयनात्मक खरपतवारनाशी, लिख देता हूं यहाँ पे, चयनात्मक और गैर चयनात्मक। देखिए, चयनात्मक मतलब होता है ऐसे खरपतवारनाशी जो फसलों का चयन करके या फिर किसी विशेष जाति का चयन करके खरपतवारों को नष्ट करते हैं। जैसे कि एक खरपतवारनाशी है जो मुख्य फसल को छोड़ देगा, बाकी सब खरपतवार को नष्ट कर देगा, तो वो कहलाएगा चयनात्मक खरपतवारनाशी, सेलेक्टिव हर्बिसाइड। और ऐसे खरपतवारनाशी जैसे आपने सफाया का नाम सुना होगा, वो है नॉन सेलेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा मैं, सफाया, हम लोग सफाया बोलते हैं, सफाया उसका नाम तो होता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, हर प्रकार के पौधों का, किसी विशेष जाति का चयन नहीं करता, बाकी जो भी खरपतवार, जो भी पौधे उसके संपर्क में आते हैं उन सबको नष्ट कर देता है, तो वो कहलाते हैं गैर चयनात्मक खरपतवारनाशी। इनका एक और वर्गीकरण है, चयनात्मक और गैर चयनात्मक के अलावा एक और वर्गीकरण है, पूर्व उद्भव पौधे, उद्भव पश्चात पौधे और फिर उगने के बाद वाले पौधे। तो ये मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। और एक और क्वेश्चन और मिस हो गया है, एक ये प्रश्न समझा दूंगा अगले वीडियो में, और एक और प्रश्न है खरपतवारनाशी या फिर हर्बिसाइड के छिड़काव के समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो हमेशा छिड़काव जो है वो हवा की दिशा में करना चाहिए, मुंह में मास्क लगा होना चाहिए, आंखों में चश्मे, सर में टोपी, हाथ में दास्ताने और पैरों में जूते पहनकर खरपतवारनाशी का छिड़काव करना चाहिए। और जिस जगह पर छिड़काव किया जा रहा है वहाँ पे बच्चे और पशुओं को जाने से रोक देना चाहिए। और छिड़काव हमेशा सुबह या फिर शाम के समय करना चाहिए। छिड़काव जो है वो छिड़काव के समय कोई भी खाने पीने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और छिड़काव के बाद हमें बढ़िया साबुन से नहाकर और उन कपड़ों को साबुन से धोकर और अलग कर देना चाहिए। और खाली पेट छिड़काव नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें अगले वीडियो में अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर आप इस वीडियो को और आप कमेंट कर देना कौन कौन सी कौन कौन से क्वेश्चन लेना है, तो फिर वो उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में शामिल कर लूँगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है।